ये सवाल आज की तारीख में जिस तरह राम मंदिर का मसला था, उसी तरह 370 का मसला था। तो इन इन मसलों पर बीजेपी बहुत कुछ मुझे लगता है कि हासिल करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब एग्जैक्टली जब वो जम्मू कश्मीर में जब जाती है, तो वो उसकी कोशिश रहती है कि वहां इन मसलों को लेकर के एक ध्रुवीकरण हो। तो बीजेपी ये कोशिश करेगी कि वहां पर इसको लेकर के ध्रुवीकरण हो। लेकिन इस पर थोड़ा मैं चाहता हूं कि गर्ग साहब ने बहुत कंसंट्रेटेड होकर के आरक्षण वाले मसले पर बात की है, और उसको उस पर राहुल के खास करके कांग्रेस को नुकसान होने की भी बात कही है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में ये अपनी राय उस पर जाहिर करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, कि बिल्कुल जी। अ, क्या ये जो गर्ग साहब ने कहा कि ये बहुत क्रांतिकारी निर्णय है, हो सकता है कि उनकी नजर में ये लग रहा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है, क्या वो जेन्युइन कंसर्न है, या वो बिल्कुल उसका कोई ना कोई दूसरा निहितार्थ है। तो मैं समझता हूं कि जेन्युइन कंसर्न जब होता है, तो उसको जेन्युइन दिखने के लिए उसके कुछ पैरामीटर होते हैं। अब ये आप इससे पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, या गर्ग साहब जो कह रहे थे उससे ये लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उससे ये कि जो क्रीमी लेयर हो, वर्गीकरण हो, और ये बताते हुए ये बताया गया है कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है एससी एसटी के बीच में, जो एक तरह से बाकी लोगों का हक खा रहा है। यानी कि एक विलेन है और एक विक्टिम है। तो ये जो पूरा खड़ा हो जा रहा है, ये अपने आप में ये बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साफ साफ दिखाई देता है। और आरक्षण को आप सिर्फ आर्थिक न्याय तक सीमित कर दे रहे हैं, बाकी चीजों को आप नहीं देख रहे हैं। और जिस जिस क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, वो क्रीमी लेयर बिल्कुल उसी तरह है जैसे चाय के प्याले में कोई क्रीम जम जाती है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। और इसको अगर मैं और विस्तार दूं, जो ये बात बार बार कहा जाता है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण किसी मर्ज की दवा नहीं है, वो दर्द की दवा है। तो इसको इसको इसकी इसकी व्यापकता में जाने की जरूरत है। आप बताइए कि जो मैंने कई बार ये उदाहरण रखा है कि अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, और इनके पहले जो राष्ट्रपति थे, उन इन दोनों के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय को लेकर ये खुद बोलने की स्थिति में नहीं थे। इनके पक्ष में न तो यहां का कोई मीडिया खड़ा हुआ, मेनस्ट्रीम मीडिया, न यहां का जो बौद्धिक तबका है वो खड़ा हुआ उनके पक्ष में। जो ये सामाजिक अन्याय का दंश इन लोगों ने झेला राष्ट्रपति रहते हुए, उसका जवाब है क्या? नहीं है। जो ये कहा जाता है कि जो आरक्षण जो दिया गया है दलितों को और खास करके जो एससी एसटी को, उसका आधार क्या है? उसका आधार जातिगत भेदभाव, सामाजिक रूप से जो उनके साथ भेदभाव होता है, वो ऐतिहासिक जो भेदभाव है वो है उसके उसके मूल में। अब रही बात कि कांग्रेस को इसको किस रूप में उठाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हम कह करके नहीं खारिज कर देंगे कि ये मांग जो है और सिर्फ कुछ बौद्धिक तबके की ओर से उठी है। ये दलितों के एक हिस्से से भी ये मांग उठी थी। दक्षिण में इसका स्वर मजबूत है, उत्तर में इसका स्वर कमजोर है। तो ये आप टैक्टिकली इन चीजों को कैसे देखेंगे वो अलग मसला है। लेकिन ऐसे दौर में जब हिंदुत्व के उभार का जो चुनौती पूरा देश फेस कर रहा है, और उस दौर में जब ये बीजेपी और आरएसएस परिवार जो चाहता है कि पूरे हिंदू समाज को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ऐसी स्थिति में जो आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो चिंता अपने आप में लगता है कि फॉल्स है। इसलिए कि जो बाबा साहब ने जो कहा था कि आरक्षण जब जब इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो उसके पीछे जो लॉजिक दिया गया था कि बाकी चीजें जो जो आर्थिक न्याय का सवाल है, जो सामाजिक न्याय का सवाल है, वो सवाल अगर आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं तो आरक्षण बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो पाएगा। आज की तारीख में आरक्षण अगर प्रभावी नहीं दिखाई दे रहा है, अगर प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं है कि सब चीज सैचुरेट कर गया हुआ है, सारी सीटें कुछ लोगों ने भर दी है और बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है। ऐसा है नहीं।
तो ये जो पूरा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, और इस नैरेटिव के पीछे जब कहा जा रहा है कि राज्यों को जो आप अधिकार दे रहे हैं, तो उसमें भी संवैधानिक सवाल है। जिस आर्टिकल 14 का उदाहरण गर्ग साहब दे रहे हैं, तो 342 341 का भी सवाल सामने में है, तो उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको बाईपास कर रहे हैं। और आपका उदाहरण जो एक जज साहब ने दिया, उससे उसके जरिए मैं कह रहा हूं कि उससे कंसर्न को समझा जा सकता है कि आप जब कहते हैं कि कोई व्यक्ति ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाता है तो बाकी लोगों को चढ़ने नहीं देता है, तो ये जो नैरेटिव है, ये बिल्कुल चाय पान की दुकानों पर खड़ा करने वाला नैरेटिव है। ये जज साहब इस तरह का नैरेटिव अगर सेट करेंगे तो उनके कंसर्न को लेकर के चिंता होगी कि आखिरकार इनका कंसर्न क्या है। आपको जो साफ साफ दिख रहा है, उस कंसर्न में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन का मामला और क्रीमी लेयर का मामला जो है एक तरह से एडवाइस है कोर्ट का, लेकिन उसको प्रधानमंत्री जी ने तो उसको एड्रेस कर दिया। क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में खुद बड़ा बड़ा भाषण दिया। तो आज तो बीजेपी इसके पक्ष में खड़ी है कि हाँ, क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए? बीजेपी नहीं खड़ी है। संकट दोनों के सामने में है, लेकिन संकट उनके सामने में इसलिए ज्यादा ये है कि उनको लग रहा है कि सोसाइटी के तरफ से जो हमको चुनौती मिलती है, जो हिंदुत्व को जो चुनौती मिलती है, खास करके SC/ST तबके से, OBC से, उस तबके को तोड़ा जाए, ये उनकी चिंता ये है। कांग्रेस के लिए दूसरी चिंता है, कांग्रेस के लिए ये चिंता नहीं है। कांग्रेस को की चिंता और बीजेपी की चिंता में दोनों में फर्क है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, वो आर्थिक ज्यादा उनका जोड़ है उस पर, और इसलिए जब EWS का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो उन्होंने इसको बिल्कुल ये स्वीकार कर लिया, उस पर कोई सवाल ही नहीं उठाया। और इस सरकार ने EWS लागू करके इस पूरे देश आरक्षण की अवधारणा को ही खत्म कर दिया। इसलिए ये चाहते हैं कि पूरा जो मामला है आरक्षण ही डायलूट हो जाए, इसलिए लैटरल एंट्री के जरिए उसको व्यापकता में नहीं देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत क्रांतिकारी लगेगा। लेकिन सभी चीजों को आप मिलाकर अगर देखेंगे तो लगेगा कि चीजें कहीं ना कहीं आरक्षण को डायलूट करने की दिशा में लेकर के जा रही। ये सुप्रीम, अगर मान लीजिए कि एक उदाहरण है कि मनोज वाजपेयी के भाई जो किसी NHPC में वो मैनेजर हुआ करते थे, आज वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वहां पर सरकार में, तो किस है वो, कौन सी विशिष्टता है जिसके आधार पर ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए? वो कौन सा की विशेषज्ञता है? जो सरकार जो तर्क देती है कि हम विशेषज्ञों को लेकर के आ रहे हैं, जवाब देती है कि मनमोहन सिंह, मोन्टेक अहलूवालिया, सैम पित्रोदा, ये तमाम तरह के लोग जो है ये सब लैटरल एंट्री से आए थे। इतना फॉल्स, इतना फार्स ये जवाब कोई सरकार दे सकती है, चाहे उनका प्रवक्ता दे सकता है कि आप इस तरह के नैरेटिव गढ़ें सैम पित्रोदा के बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में, मोन्टेक अहलूवालिया के बारे में। तो ये और दूसरी ओर आप एक ऐसे व्यक्ति के एक मैनेजर को उठा करके आप उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देते हैं। तो आरक्षण के पूरी अवधारणा को, जो उसका सामाजिक पहलू जो है, जो प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी और भागीदारी का जो सवाल है, इसको आप नहीं समझेंगे तो लगेगा कि ये कुछ लोग क्रीम खा रहे हैं। तो क्रीम कहां है? आप उसके आंकड़े तो होने चाहिए कुछ। आप आंकड़े राज्य सरकार को जुटाने के लिए कहते हैं, लेकिन आप ये भी तो दिशा निर्देश दे सकते थे कि सरकार जाति जनगणना करवाए, क्योंकि ये इस तरह का भेद कुछ ही लोग सब कुछ खा जा रहे हैं, तो उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए होना चाहिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस के सामने जो चुनौती है वो उस तरह की वो चुनौती बीजेपी के सामने है, लेकिन दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। इसको कांग्रेस कैसे डील करेगी वो अलग मसला है, लेकिन इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में डील करना होगा कि हिंदुत्व के उभार के दौरान ये पूरा जो निर्णय आ रहा है वो पूरी तरह से एक तरह से उस चुनौती को खत्म करने की दिशा में जाएगा, ये जिससे लेकर के हिंदुत्व को चुनौती मिलती है। जी बहुत सारी बातें आप, आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा Facebook पेज फॉलो नहीं किया है, Facebook पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।